जराइम को लेकर समाजवादी पार्टी ने रियासती सरकार पर तनकीद की। पार्टी के एमएलसी सुनील साजन ने कहा कि रियासत में इस वक्त मुजरिमीन की सरकार है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बहन बेटियों की हिफाजत नहीं कर पा रही तो वजीर आला को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनील साजन ने कहा कि उन्नाव का ये कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी एक बेटी इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया वो बीजेपी से जुड़े हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि समाजवादी पार्टी मुतासिर लड़की के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। हैदराबाद से लेकर के उन्नाव तक जो हो रहा है, यही असली चेहरा है योगी का और मोदी जी का। एक बहन पहले ही अपने परिवार के लोगों को खो करके अभी न्याय मांग रही है, और जो राष्ट्रवादी सरकार है इन्हीं के विधायक हैं जो बलात्कार के आरोप में जेल में बंद हैं। तो आप बताइए, जो लड़की विक्टिम थी जिसके साथ बलात्कार हुआ था, और बलात्कार किसने किया था? जो भारतीय जनता पार्टी में है। अगर वो न्याय मांग रही थी तो आज उसको जिंदा जला दिया गया है। इसमें अब महिलाओं का सुरक्षित रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि न गवर्नमेंट की तरफ से न पुलिस की तरफ से किसी को अब भरोसा नहीं रहा है कि कब किसके साथ क्या घट जाए। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है, यानी जो एक्यूज्ड हैं वही विक्टिम को जला दें सबूत नष्ट करने के लिए, जो संरक्षक हैं, जो पुलिस के लोग हैं बचाने के लिए हैं, वो उनकी चौकी में कोई जाए तो वहाँ रेप हो जाए। ये चित्रकूट में हुआ। तो ये हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। यूपी खवातीन कमीशन की एक टीम उन्नाव रेप मुतासिरा को देखने सिविल अस्पताल पहुंची। खवातीन कमीशन के रुकन रश्मि अग्रवाल ने बताया कि मुतासिरा की हालत बेहद नाजुक है। खवातीन कमीशन ने इस पूरे मामले में गैर जानिबदाराना जांच और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्नाव पीड़िता की हालत बहुत क्रिटिकल बताई जा रही है। फिलहाल उसे सिविल के बॉर्न वार्ड में रखा गया है, इलाज उसका चल रहा है। इस दौरान महिला आयोग की टीम भी यहाँ पे, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की टीम भी यहाँ पहुँची हुई है। उनकी सदस्य हमारे साथ हैं। मैम, आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने बात किया, किससे बात हुई है, क्या कुछ जानकारी अभी आप लोग के पास है महिला से, उस पीड़िता से जुड़ी हुई? मैंने प्रशासन से भी उसकी जानकारी ली है, और रावत जी भी वहाँ के SSP भी आए हुए हैं, मैंने उनसे भी जानकारी लिया है। तो उन्होंने यही मुझको बताया है कि जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, और मैं उन पर कड़ी से कड़ी दंड उनको मैं दूंगा, छोड़े नहीं जाएंगे वो। और मैंने पीड़िता की भी हालत देखी है। उसकी हालत तो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दयनीय है कि जो कि उसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान से ऊपर से ये शुक्र करते हूँ किसी तरह अपने ठीक हो जाए। घटनाएं तो बहुत ही शर्मनाक है ये, और आयोग इसका संज्ञान ले रहा है, और हम लोग के द्वारा कड़ी से कड़ी उसको दंड देने का। क्या आयोग क्या मांग कर रहा है? उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दंड दिया जाएगा जिसने ऐसा काम किया एक महिला के ऊपर। कहा जा रहा है कि इसमें पहले भी FIR हुआ था, उसमें विक्टिम जो थे, उसमें विक्टिम ने FIR कराई थी रेप का, रेप पीड़िता थी है, उसके बाद भी वो विक्टिम जो है बेल पे आया, उसके बाद ऐसी घटना को अंजाम दिया। हाँ, तो नेग्लिजेंस लगता है आपको? पुलिस की नेग्लिजेंस इसमें कहीं है? नहीं, वो गिरफ्तार भी हुआ था भाई। जब जमानत हुई तो पुलिस को उसको छोड़ना पड़ा। पुलिस को भी नहीं मानता कि वो इतना बड़ी घटना कर देगा। उसको फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, तो दंड तो उसको दिया ही जाएगा। अब तो मैं यही चाहूंगी कि उसको आजीवन जेल हो, तो वरना ये और महिलाओं पे उसको परेशान करेगा ऐसा व्यक्ति। क्योंकि एक बार वो छोड़ के रेप के बाद दोबारा ऐसे वारदात को अंजाम दे सकता है। तो एक मैसेज जाना चाहिए समाज में कि ऐसा ना हो। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और संज्ञान ले रहे हैं कि उस पीड़िता के संग क्या हो रहा है। पूरा प्रशासन लगा। अभी जो कार्रवाई आप लोग संतुष्ट है, महिला आयोग संतुष्ट है उससे जो कार्रवाई अब तक हुई है? अभी देखिए, जितनी कार्रवाई हो रही है उतनी हम लोग ने संज्ञान लिया है, और पीड़िता के परिवार वालों से मिलूंगी, उन्हें न्याय दिलाने का काम करूंगा। धन्यवाद। तो कम से कम महिला आयोग मान रहा है कि अभी जो कार्रवाई हो, तो कम से कम वो संतोषजनक है। हालांकि मांग है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द इंसाफ हो और पीड़िता के साथ इंसाफ हो, कार्रवाई सख्त हो, ताकि एक मैसेज जाए। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ विनोद मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। और हमारे नुमाइंदे दया शंकर हमारे साथ इस अहम खबर पर जुड़े हुए हैं, मजीद जानकारी दे रहे हैं। दया शंकर, रेप मुतासिरा को जलाकर मारने की कोशिश की, मुलजिमीन बेल पर बाहर आए, रेप के मुलजिम जो थे, और फिर उन्होंने इतनी हिमाकत की, इतनी जुर्रत की कि रेप मुतासिरा को मौत के मुंह में पहुंचा दिया है। बाकी अपडेट लेने से पहले आपसे रेप मुतासिरा की हालत के बारे में जानना चाहेंगे, कैसी हालत है उनकी?
जी बताना चाह रहा हूँ, जो पीड़िता है दिलाया गया था वो पहले जिला अस्पताल आई थी, उसके बाद यहाँ का लखनऊ ट्रामा सेंटर को रेफर किया गया था। वहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है क्योंकि डॉक्टरों का कहना है वो 80% करीब जल चुकी है, इसलिए उसकी हालत काफी गंभीर है, उसका इलाज जारी है। जी अभी तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की जानिब से दयाशंकर? जी जो 5 आरोपी जो पीड़िता ने अपने हादसे के बाद बयान दिए थे उसमें 5 आरोपियों का नाम दर्शाया था, जिसमें 2 आरोपी जो पिछली बार जिन्होंने रेप किया था 2 आरोपी वो है, 3 आरोपी उनके मददगार और हैं। उसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का मुकदमा दर्ज करके उन पर पूछताछ कर रही है। जी दयाशंकर, खवातीन कमीशन ने भी, यूपी के खवातीन कमीशन ने भी विजिट किया, मुतासरा को देखने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभी तक जो कार्रवाई हो रही है देखा जाएगा कि उसके नतीजे क्या निकलते हैं, लेकिन मुतासरा की हालत बेहद नाजुक है। खबर यह है दयाशंकर कि अब उन्नाव रेप मुतासरा को दिल्ली ले जाने की तैयारी हो रही है। लखनऊ से उन्हें दिल्ली सफदरजंग रेफर करने की बात हो रही है। जी सुबह से यहाँ आईजी पहुंचे थे, घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसके बाद वो गांव पहुंचे, गांव वालों से उसके बारे में भी जानकारी की। उसके बाद वो बिहार थाने पे बैठे हुए बराबर डीएम एसपी वही मौजूद है, अभी कमिश्नर भी पहुंचे मुकेश शाम, घटनास्थल मुआयना करके उसके थाने में मौजूद है, बराबर वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जो पीड़िता वहाँ थी तो वहाँ उसको लेकर एयर एम्बुलेंस से दिल्ली आने की बात हो रही है। जी शुक्रिया दयाशंकर आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच अहम खबर यह है कि उन्नाव रेप मुतासरा को दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज कराया जाएगा। आपको बता दें कि रेप मुतासरा के मुलजिम जेल से बाहर आए जमानत पर, उसके बाद इस हिमाकत को अंजाम दिया। उन्होंने इतनी जुर्रत की कि रेप मुतासरा पर खेत में मिट्टी का तेल डालकर उसे जान से मारने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि 80 से 90% तक जल चुकी है रेप मुतासरा। दिल्ली लाया जा रहा है अब उन्हें, इस तरह की खबरें हैं। अभी लखनऊ के अस्पताल में जेरे इलाज हैं। वहीं हैदराबाद में खातून डॉक्टर से गैंगरेप और उसके बाद उसके कत्ल से पूरा मुल्क सहमा हुआ है। तमाम शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। गैंगरेप के कसूरवारों को सजा देने के लिए सख्त कानून की मांग की जा रही है, लेकिन बढ़ते गैंगरेप के लिए समाज में फैलती फाहशी भी जिम्मेदार है। घरों में बच्चों को दिए जाने वाले संस्कार क्या ट्रेंड कर रही फाहशी के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी बेहद खास रिपोर्ट। हम लेके रहेंगे आजादी, इस रैप कल्चर से आजादी, सब मिलके मांगो आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी। We want justice, we want justice, बलात्कारियों को इस गुस्से और इस बेचैनी को पूरा मुल्क देख रहा है। हैदराबाद में हुए वाक़े के बाद कोने कोने में एहतजाज हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि निर्भया के 7 सालों के बाद मुल्क एक बार फिर एक तहरीक की सिमत में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले कि आप कोई नतीजा निकालें, हम आपको रोकना चाहते हैं। साल 2018 के नवंबर और दिसंबर महीने में 2800 करोड़ बार इंटरनेट पर फहश वीडियोस देखे गए। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 135 करोड़ लोगों के मुल्क में फहश चीजों को 2800 करोड़ बार देखा गया। – 2016 में टेलीकॉम कंपनीज के बीच जो प्राइस वॉर शुरू हुआ, उसने इंटरनेट डेटा को तो सस्ता बना दिया, लेकिन सस्ते के चक्कर में देश संस्कारों की कुर्बानी दे रहा है। इंटरनेट पर पॉर्न सर्च करने के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को टक्कर दे रहा है, वो भी तब जब हिंदुस्तान में 800 से ज्यादा फहश साइट्स को बैन कर दिया गया है। लेकिन हमारे मुल्क में किसी भी चीज पर पाबंदी लगने से पहले उसे तोड़ने के तरीके इजाद कर लिए जाते हैं। गवर्नमेंट को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये समझना होगा कि सिर्फ बैन कर देने से चीज़ें बैन होती नहीं हैं। अब जैसे कोई मैं प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सीधे कनेक्ट करता हूँ एक प्रॉक्सी सर्वर से जो रोमानिया में है या जर्मनी में है, तो वो ब्लॉक करते हैं डोमेन या आईपी। उस डोमेन और आईपी को मैं एक्सेस ही नहीं कर रहा, मैं कोई नया डोमेन आईपी एक्सेस करके, जो एक प्रॉक्सी सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर का काम है कि वो बीच में आ जाता है, वो आपसे रिक्वेस्ट लेगा, यहाँ भेजेगा, यहाँ से कंटेंट लाएगा और अपने पेज के थ्रू आपको दिखा देगा। तो उसका एक जेनरिक पेज है, उसके अंदर आप वो कंटेंट देख लो।
प्रॉक्सी ब्राउजर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और डार्क वेब के सहारे लोग फहश और तशद्दुद के सागर में गोता लगा रहे हैं और बदले में जो हासिल हो रहा है उससे रेप और जिनसी इस्तेहसाल बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि लोग सिर्फ फहश चीजें नहीं देख रहे हैं बल्कि खुसूसी तौर पर पुरतशद्दुद मनाजिर को बार बार देख रहे हैं। जिन चीजों को देखकर लोगों को गुस्सा आना चाहिए, लोगों ने उसे तफरीह में बदल दिया है। क्या हमारा समाज, क्या हमारा मुआशरा दिमागी तौर पर बीमार हो रहा है? अगर हम देखें आजकल बच्चे बिना फिल्टर के अगर वो YouTube सर्च करते हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें सर्च करने के लिए, और आप कोई भी सर्च डालेंगे उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें आपके पास जो आगे ऑप्शंस में आती हैं, आप उनको देखते जाएंगे, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अगर हम सिर्फ YouTube भी रोक दें तो फेसबुक है, स्नैपचैट है, टिकटॉक, आजकल वीडियोस चल पड़ी हैं, हर जगह आपके पास कहीं भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और उसको एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान हो गई है कि उस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए आप पाबंदी की हदें तो पार कर सकते हैं, लेकिन क्या हदों को पार करना आपको शोभा देता है? लेकिन अगर आप अपने आसपास नजर उठाकर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि तशद्दुद और जिनसी इस्तेहसाल को हमारे समाज ने अटूट हिस्से के तौर पर कबूल कर लिया है और खवातीन की हिफाजत करने वाला समाज अब रेप को इंटरनेट पर देखने के लिए बेताब हो चुका है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी जो बहुत ज़्यादा जानने की है कि अगर ऐसा हुआ तो वो क्यों हुआ, जिसके लिए वो सर्च करना चाहते हैं बहुत सारी साइट्स पे। लेकिन जितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है उतना ही कहीं ना कहीं हमें अगर नहीं पता कि हमारी लिमिट कहाँ है, हमें कहाँ बंद करनी है चीज़ें देखना या क्या फ़िल्टर लगाना है, हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। साइकोपैथ बनते समाज को सस्ते डेटा से ज़्यादा ज़रूरत इलाज की है, क्योंकि अगर वक्त रहते इस सोच का इलाज नहीं किया गया तो ये देरी पूरे मुल्क और मुआशरे को महंगी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बढ़ते बुलेटिन में आगे। अब तक आपने सोने, चांदी और रुपए पैसों की चोरी की खबरें सुनी होंगी, लेकिन इन दिनों महंगाई इतनी बढ़ गई है कि प्याज की भी चोरी होने लगी है। किसानों के खेतों में चोर प्याज पर हाथ साफ कर रहे हैं क्योंकि प्याज की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई हैं। प्याज की कीमत 100 रुपए पार करते ही साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। कलयुग ने ऐसा कहर ढाया है कि प्याज लूटी जाने वाली चीज हो गई है। रात के अंधेरे में किसानों के खेतों में प्याज लूटी जा रही है। चोर भी सोना, चांदी और रुपया पैसा छोड़कर प्याज चोरी करने में लगे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों की प्याज खेतों में भी महफूज नहीं है। मंदसौर के नारायणगढ़ में एक किसान ने अपने खेतों से प्याज चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। किसान का इल्जाम है कि चोर उसके खेत से तकरीबन 7 क्विंटल प्याज चुरा कर ले गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 30 से 35 हजार है। पुलिस ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। प्याज उखाड़ कर और वो 4-5 कुंटल ले गए और वहाँ पर पास में ही एक खार है, उस खार में और उसके ऊपर गए ये वाला प्याज ले गए और ये मतलब ऊपर का डंठल यहीं छोड़कर चले गए कि हमारे इसी खेत पर जो नुकसान हो रहा है इस मामले को संज्ञान में। खंडवा में किसान अपने खेतों में प्याज की चौकीदारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्याज की चोरी के बढ़ते वाकयात के बाद किसानों को खेत से प्याज लूटने का डर सता रहा है। खंडवा में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्याज की कीमतें 100 रुपए किलो के पार कर गई हैं। ऐसे में खेत से ही प्याज चोरी हो रही है। इसी को देखते हुए किसान अपने खेतों में प्याज की चौकीदारी कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक प्याज की कीमत बढ़ने के बाद खेतों में प्याज चोरी करना ज्यादा आसान है। यही वजह है कि किसान खेतों में रात में जाग कर चौकीदारी कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ, प्याज की फसल किसान की पूरी तरह मतलब खराब हो गई, उसका मुआवजा और बीमा तत्काल किसानों को राहत देना चाहिए। मुल्क भर में प्याज की इजाफी कीमतें अब रुला नहीं डरा रही हैं। किचन का जायका बिगड़ चुका है। पूरे मुल्क में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। रिटेल से लेकर मंडी तक प्याज की कीमत आंसू निकाल रही है। पूरे मुल्क में प्याज की कीमतें 100 रुपए पार कर चुकी हैं, लेकिन सरकार से राहत की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। कोलकाता में प्याज की कीमतें सबसे ज्यादा 140 रुपए किलो, ग्वालियर और जयपुर में प्याज की कीमत 120 रुपए किलो, जबकि दिल्ली, मुंबई और देहरादून में प्याज 100 से 120 रुपए किलो मिल रही है। 50-60 होना चाहिए कम से कम, तो लोगों को थोड़ा फायदा हो। लगातार भाव बढ़ रहे हैं तो बहुत महंगाई बढ़ रही है, लोग बाग ले ही नहीं पा रहे हैं, क्या फायदा।
प्याज की मुसलसल इजाफी कीमतों के बाद गैर मुल्क से प्याज दरामद करने के फैसले का भी असर नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुल्क भर में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। दिल्ली के बाजार में प्याज 140 रुपए फी किलो बिक रहा है। जयपुर के रिटेल बाजार में इसकी कीमत 120 रुपए किलो जा पहुंची है। जयपुर में थोक बाजार में 85 रुपए किलो से ज्यादा के दाम पर प्याज बिक रहा है। फसल खराब होने के बाद प्याज की किल्लत बढ़ गई है। वहीं सुबह ऐवान के बाहर कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने प्याज की बढ़ी कीमत की मुखालफत की। एक रिटेल शॉप है जहां पर भी प्याज हैं और प्याज बिक रहे हैं। कितने बिक रहे हैं ये हम यहाँ जो दुकानदार है इन्हीं से पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो कीमत बताइए, कितने में बेच रहे हैं प्याज? 140 रुपए। इतना महंगा क्यों है? मंडी का महंगा है प्याज। 120 रुपए किलो मंडी का रेट है, 110 से 120 रुपए किलो। क्या करेंगे? हाँ। महंगा तो बेचना पड़ेगा। 250 ग्राम तोलते हैं, उसमें भी कम हो जाता है। हाँ। और मंडी में आधे से ज्यादा कम तुलती है प्याज। हाँ। तो अब ये बताओ हमें कि मंडी में कौन सी मंडी से लाते हैं आप? गाजीपुर। गाजीपुर में कितने रुपए किलो बिक रहा है? 110 रुपए। अच्छी प्याज जो 110 रुपए, जो सेकंड क्वालिटी है वो 80 रुपए। तो कह रहे हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का प्याज लेकर आए हैं वहाँ से, गाजीपुर मंडी से, जो 110 रुपए किलो लेकर आए हैं। लेकिन 110 रुपए किलो लाने के बाद 140 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा मार्जिन है। प्याज हमारे खाने से गायब हो गए। प्याज तो हर चीज में डलती है। जब तक प्याज नहीं डलेगी, जब तक खाने का टेस्ट नहीं आता है। तो प्याज सरकार को देना चाहिए, जमाखोरी कम हो। लेकिन मदर डेयरी में जो इस वक्त प्याज बिक रहा है वो करीब 95 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया। पूरे मुल्क में प्याज की बढ़ती कीमतों ने किचन का जायका खराब कर दिया है। लगातार प्याज के बढ़ते दामों से प्याज किचन से गायब हो गई है। प्याज के बढ़े दामों ने राजस्थान के कोटा में भी खाने का मजा बिगाड़ दिया है। कोटा में हजारों की तादाद में मेस और हॉस्टल चलते हैं, लेकिन थाली से अब पूरी तरह प्याज गायब हो चुका है। दाल और सब्जियों में प्याज का तड़का नहीं लगने से खाने का जायका कम हो गया है। लेकिन मेस मालिकान का कहना है कि प्याज उनके बजट से ही बाहर हो गया। पहले तो प्याज की बोरी महज 500 रुपये में आती थी, आज उसकी कीमत तकरीबन 3200 रुपये पहुँच गई है। ऐसे में कैसे खाने में प्याज को शामिल किया जाए? आज ने हर किसी का जायका बिगाड़ा हुआ है। कोटा एजुकेशन हब है। हर राज्य से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी सब्जी भी अब उन्हें फीकी लगती है। प्याज के बगैर सब्जी का जो स्वाद है वो अधूरा लगता है। कोटा के एक मैस में हम हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हर तरह की सलाद मिलेगी। टमाटर भी मिलेगा, खीरा भी मिलेगा, मूली भी मिलेगी, तो गाजर भी मिलेगा। लेकिन गायब है तो गायब है प्याज, क्योंकि 100 का जो आंकड़ा है वो प्याज पार कर चुकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर सलाद आपको लेते हुए ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अगर गायब है तो वो सलाद में से प्याज गायब है। सलाद में से ही नहीं बल्कि जो छौंक लगता है, सब्जी का जो टेस्ट बनाती है प्याज, वो भी फिलहाल गायब है। अब जो यहाँ पर मैच संचालक हैं उनसे बात करते हैं। लक्की हमारे साथ में है। आपसे जानना चाहेंगे कि प्याज पूरी तरह से अब गायब है आपके बैच से? जी, 1.5 महीना से पूरा प्याज गायब कर रखा है। ना ग्रेवी में यूज़ कर रहे हैं, ना सलाद में यूज़ कर रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसको हायर करना या परचेज करना ही भारी पड़ जाता है। ये अधूरा सा टेस्ट हो गया है। सैलेड में भी प्याज नहीं है, मन करता है खाने का, बाकी तो है ही है, स्वाद बिगड़ गया है प्याज के बिना। कोटा के तमाम जो होटल्स एंड मैस में इस वक्त जो प्याज है उसका यूज पूरी तरह से बंद कर दिया है। और बंद करने के साथ में जब सलाद से और सब्जी से जब प्याज का टेस्ट गायब हुआ है, तो ऐसे में सब्जी का जो स्वाद है वो कहीं ना कहीं अधूरा हो गया। और ये कोटा के जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। बढ़ते खबरों में आगे, रीवा में दर्दनाक हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। यह हादसा गुड बाईपास के पास ट्रक और बस के बीच टक्कर से हुआ है। हादसे में फिलहाल 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, लेकिन मरने वालों की तादाद की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है, जबकि 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हैं। जख्मियों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आ गया है हॉस्पिटल में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इंजर्ड हैं सब लोग प्रॉपरली उनको अटेंड करें। हॉस्पिटल में सभी स्टाफ लगा हुआ है, कोई ऐसा रिलेटिव लोग नहीं है। आप लोग सभी अपेक्षा करेंगे, मदद करेंगे। हम भी शीघ्र ही फोटोग्राफ वगैरह जारी करेंगे, सारे जब भी थोड़ा सा पता चल पाएगा तो वैसे
इसलिए जो शासन के द्वारा देश में शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जाएगा, सड़क दुर्घटना का लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी सीएम स्वेच्छा निदान के लिए प्रयास किया जा रहा है कि उसमें भी राशि दी जाए घायलों के और साथ ही इनके मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा इनका करवा दिया। घायलों का भी मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाएगा और शासन की योजना है जिसमें सड़क दुर्घटना में घायलों को सहायता राशि प्राप्त। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के 150वीं यौम पैदाइश पर सिंगल यूज प्लास्टिक को मुकम्मल तौर से पाबंदी लगाने का फैसला किया है। पीएम मोदी की इस मुहिम का असर अब बच्चों में भी देखा जा रहा है। राजस्थान के डीडवाना की एक तालिबा सालवी सेठी ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम छेड़ी है और लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक के मुज़िर असरात बताते हुए लोगों से इसे छोड़ने की अपील की है ताकि इसके नुकसान से बचा जा सके। नन्ही बच्ची ने एक रिपोर्टर के अंदाज में अपना वीडियो रिकॉर्ड कर अपने पापा के सोशल मीडिया पर शेयर किया। सालवी सेठी ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बनाई गई थैलियों, प्लास्टिक की कटलरी और थर्माकोल से बनी कटलरी का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। सालवी अभी 4th क्लास की तालिबा हैं और उनकी ये अपील सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। इसकी अपील वाले इस वीडियो को लोग खूब सराह रहे हैं। प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, खाने की पैकिंग में काम आने वाली कटलरी और ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसे नष्ट होने में पूरे 500 साल लग जाते हैं। इससे मीथेन गैस भी बनती है जो हमारी जमीन को बंजर पे बनाती है। इसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस हद तक पहुंच गया है कि इससे निजात पाना ही पड़ेगा। इससे केवल हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंच रहा, इससे कई जिंदगियों व उनकी नस्लों को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए? इसकी शुरुआत हमें हमारे घरों से ही शुरू करनी होगी। हम बाजार जाते हैं तो हम प्लास्टिक बैग्स ना इस्तेमाल करके हम कपड़े के बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। शादी पार्टियों में हम प्लास्टिक कटलरी ना इस्तेमाल करें, स्टील, मिट्टी या फिर पत्तल इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हम प्लास्टिक की वाटर बॉटल ना इस्तेमाल करें, हम स्टील की वाटर बॉटल हमेशा अपने पास रखें। गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें जिससे सूखा कचरा रिसाइकल हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितने भी बातें बोली हूँ वो आप ध्यान में रखें। प्लास्टिक छोड़ो, पर्यावरण बचाओ। जय हिंद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से अब स्वीडन का शाही जोड़ा भी जुड़ गया है। मुंबई क़याम के दौरान शाह कार्ल गुस्ताफ और उनकी अहलिया सिल्विया ने सफाई मुहिम में शिरकत की। शाही जोड़ी के साथ इस मुहिम में माहौलियाती शोबे में काम करने वाले कारकुन, रज़ाकार, तलबा और मकामी लोगों ने भी शिरकत की। अमेरिका के अवान नुमाइंदगान ने चीन में उइगुर मुसलमानों की नजरबंदी और उन्हें हिरासा करने के खिलाफ एक कानून मंजूर कर लिया। इस बिल में चीनी हुकूमत के मेंबरान बिलखुसूस शिनकियांग सूबे में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी चेन चू एनगोपर के खिलाफ मखसूस पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया गया है। बिल के हक में 407 अरकान ने वोट दिया, सिर्फ एक वोट बिल के खिलाफ पड़ा। बिल को अभी सीनेट और अमेरिकी सदर से मंजूरी मिलना बाकी है। ख्याल रहे कि उइगर मुसलमानों की हालत को लेकर अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो मुख्तलिफ फोरम से आवाज़ उठाते रहे हैं। ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से इस बिल की मंजूरी के बाद चीन और अमेरिका में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की हाउस इंटेलिजेंस कमेटी ने सदर ट्रंप के मुआवजे की कार्रवाई से मुतालिक अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में सदर ट्रंप पर नामुनासिब रवैये और तफ्तीशी कार्रवाई में रुकावट डालने का इल्जाम आयद किया गया है। रिपोर्ट जारी करते हुए कमेटी के सरबराह एडम शिफ ने कहा कि शवाहिद मौजूद है कि सदर ने सदारती ओहदे का इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ तहकीकात शुरू करने का दबाव डाला। 300 सफ़ात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में 2016 के सदारती इंतखाब में रूसी मुदाखलत के मुद्दे पर भी सदर ट्रंप के रवैये पर सवाल उठाया। There is more investigative work to be done. One of the issues that we are looking into is, did this scheme begin far earlier than we first understood? Was the scheme in fact put in place to try to pressure the last president of Ukraine, Poroshenko, and his corrupt prosecutor general Lutsenko into conducting these same investigations?
One of the seminal moments in this scheme took place the day after Bob Mueller testified. The day after Donald Trump thought that the last investigation was over, he began the next significant step in a new course of misconduct. This is the result of a president who believes that he is beyond indictment, beyond impeachment, beyond any form of accountability, and indeed above the law. And that is a very dangerous thing for this country, to have an unethical president who believes they are above the law.